हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड अपने डिस्कशन पर। लास्ट सेशन में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। कौन सी आइटम कहाँ पर जाती है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज के सेशन में मैं उसी पी एंड एल अकाउंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको वहां पर करनी होती हैं। जैसे कि अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपको कैलकुलेट करके दिखाना होता है। तो आज का जो मेरा सेशन है वो उसी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों ये रिपोर्ट किया जाता है, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी नोट्स टू अकाउंट्स की चीजें हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सेशन को करते हैं स्टार्ट, समझते हैं पी एंड एल अकाउंट में बची हुई कुछ आइटमें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये वही बैलेंस शीट, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये वो फॉर्मेट है जो आपके साथ शेयर किया गया है। इस फॉर्मेट में जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था वो हुआ था यहाँ तक कि जब हम अपने रेवेन्यूज यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, जब हम अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल देंगे तो हमारे पास एक कैलकुलेटेड अमाउंट आ जाएगा विच इज कॉल्ड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो मुझे वर्किंग करनी है वो है टैक्स रिलेटेड एक्सपेंसेस पर, जिसमें मैं आपको तीन तरह के टैक्स बताऊंगा। जिसमें एक आपका टैक्स रिलेटेड टू प्रायर ईयर, प्रायर पीरियड आइटम होगा, एक होगा आपका करंट ईयर का टैक्स, और एक होगा आपका डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। अब ये जो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है ये डीटीए, डीटीएल किसी से भी आ सकता है। तो डीटीए, डीटीएल कैसे निकलता है ये हम ऑलरेडी अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बट कंपनी के केस में कैसे कैलकुलेट करना है ये जब हम अब एक लाइव एग्जांपल कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कर रहे होंगे हम एक रियल टीवी पर, तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। नाउ करंट ईयर का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, आई विल एक्सप्लेन। इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक मैट समझाना पड़ेगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो मेरा सेशन होगा दैट विल बी द नेक्स्ट सेशन। तो अगले सेशन में मैं पहले आपको करंट ईयर के टैक्स से जुड़े हुई जितनी भी चीजें हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। जब वो आपको समझ आ जाएगा, जब आपको M80 समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर मैं यहाँ पर करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना बता पाऊंगा। तो आज और सिमिलरली आपको टैक्स रिलेटेड टू अर्लियर ईयर भी उसी के साथ में कवर करूंगा। तो आज का जो मेरा सेशन है वो इस पर बिल्कुल भी नहीं है, दिस विल बी नेक्स्ट सेशन। जो आज का मेरा सेशन है वो है आपके अर्निंग पर शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड को लेकर है। अब ये बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होते हैं ये हम आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं इसका आपको बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग कैसे होती है ये बताऊंगा, और इसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर किस तरह से होता है ये हम यहां पर समझेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स कमाती है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंपनी है और कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, तो अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाया है वो हर शेयर होल्डर के लिए कितना कितना कमाया। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है ये किसके लिए कमाए हैं कंपनी ने, तो आंसर इज ऑब्वियसली सर ये शेयर होल्डर्स के लिए कमाए गए हैं। अब जब शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कमाए गए हैं तो शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलने वाला है, या शेयर होल्डर अगर जानना चाहता है कि अगर मेरे पास एक शेयर कंपनी का है तो मेरे एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया। मतलब ऐसे समझिए, एक कंपनी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उस कंपनी में 10,000 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए हैं 10,000 शेयर्स के लिए। तो एक शेयर के लिए कितना रुपए कमाया कंपनी ने, ऑब्वियसली 10 रुपए कमाया। तो जिसके पास 2 शेयर हैं उसके लिए कंपनी ने 20 रुपए कमाए, जिसके पास 10 शेयर हैं उसके लिए कंपनी ने 100 रुपए कमाए, जिसके पास 1,000 शेयर हैं उसके लिए कंपनी ने 10,000 रुपए कमाए। तो सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि जितनी भी कंपनी ने अर्निंग्स करी हैं और वो कितने शेयर्स के लिए करी हैं,
दोस्तों याद रखिएगा, आई एम नॉट सेइंग शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं। शेयर होल्डर तो 4 हो सकते हैं, शेयर होल्डर 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स की। तो कंपनी ने जो अर्निंग करी है वो अर्निंग कितने शेयर्स के लिए करी है। जब हम एक शेयर की अर्निंग कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला दूं तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बनेगा दोस्तों। कंपनी की जितनी भी अर्निंग्स आई, कंपनी की जितनी भी अर्निंग्स हैं, अगर मैं उस अर्निंग को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी के पास जो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए की अर्निंग करी और कंपनी के पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो कंपनी ने एक शेयर के लिए कमाए हैं ₹10 पर शेयर। तो ये जो ₹10 आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली द अर्निंग पर शेयर। अब यहां पर 2-3 चीजें जो आपको समझनी है वो ये है कि सर जब हम अर्निंग की बात करते हैं तो कौन सी अर्निंग लेनी है, अर्निंग बिफोर टैक्स लेनी है या अर्निंग आफ्टर टैक्स लेनी है। दूसरी बात, सर जब हम यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं तो कौन से शेयर्स लेते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर। तो इसका आंसर मैं अब आपको दूंगा और आपको दोनों चीजें एक ही साथ समझ आ जाएंगी। यहां पर जो अर्निंग आपको लेनी है, ये अर्निंग वो लेनी है विच इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर ओनली। तो अगर मैं इस अर्निंग को पूरा नाम लिखूं तो अर्निंग का मतलब वो अर्निंग नहीं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इस अर्निंग का मतलब है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अब आप जानना चाहेंगे कि इक्विटी शेयर वालों के लिए जो अर्निंग अवेलेबल होती है वो कौन सी अर्निंग होती है, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप कमाते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के बाद आप उसमें से माइनस करते हैं टैक्स। जब आप उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो वो कहलाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कि हम कहते हैं पीएटी। जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर देते हैं, आपको मालूम होगा ये कि जब भी डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जब पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, और जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वाला डिविडेंड माइनस कर देते हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं, लेस करना है आपको। जब आप ये माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो आपकी कहलाती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो आपको जब ईपीएस कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो आपको यहां पर वो अर्निंग लेनी है, आपको वो अर्निंग लेनी है जो आफ्टर गिविंग द प्रेफरेंस डिविडेंड ली गई है। अगर आपके कंपनी के केस में, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जनरली प्रेफरेंस शेयर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इन केस अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की फाइनेंशियल्स बना रहे हैं तो वहां पर आपको प्रेफरेंस देखने को मिल सकता है। और अगर प्रेफरेंस हुआ तो वहां पर आप अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विच इज डिराइव्ड आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। अगर कोई है तो यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में इफ एनी, अगर है तो आप माइनस कर देंगे। दोस्तों ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास आ गई है, ये अमाउंट आप यहां रखेंगे, देन उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। एंड बट ऑब्वियस सी बात है सर, जब आपने ऊपर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी लिया है तो ऑब्वियसली आप जब डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो वो कौन से शेयर होंगे, सो आंसर इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कौन से होंगे, साल के पहले दिन जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर थे, या साल के आखिरी दिन जो नंबर ऑफ शेयर थे, या ड्यूरिंग द ईयर जो नंबर ऑफ शेयर रहे। तो यहां पर आंसर आएगा नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एट एंड ऑफ ईयर। तो आपके पास आखिरी में जो शेयर्स रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, वो आप यहां पर डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूं, जितनी भी अर्निंग आपने कमाई है दैट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर ओनली, that has to be divided by number of equity shares at the end of year, जो आपके पास साल के आखिरी में शेयर्स रहे हैं उससे आप डिवाइड करेंगे।
द रिजल्टेंट अमाउंट जो भी आपको मिलता है दैट विल बी ट्रीटेड एज अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो आप कहेंगे कि मैंने कमाया है, मैंने कमाया है हर एक शेयर के लिए। तो जिसके पास 10 शेयर होंगे वो समझ जाएगा कि कंपनी ने मेरे लिए 100 रुपए कमाए हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी शेयर होल्डर को इतना पैसा दे देगी, नो आई एम नॉट सेइंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस कि कंपनी ने कमाया है इतना। मतलब अब शेयर होल्डर केवल ये खुश हो जाए देखकर कि मेरे अगर कंपनी में 2 शेयर हैं तो मेरे लिए कंपनी ने 20 रुपए कमाए हैं। अब 20 रुपए मुझे मिलने हैं या नहीं मिलने हैं वो एक बाद का मामला है। वो देखा जाएगा कि कंपनी ये डिविडेंड की तरह से दे देती है या नहीं देती है, या कंपनी इसको री इन्वेस्ट कर देती है फर्दर बिजनेस में, या कंपनी 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं देती है, या कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट बांट देती है एज ए डिविडेंड। तो ये कंपनी की कॉल है, इसमें हमें नहीं जाना है। बट मेरा कंसर्न ये है यहां पर ये इंटरप्रेट कर पाना या करवाना कि कंपनी ने मेरे लिए इतना कमाया है। अब मुझे मिला या नहीं मिला दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो यहां पर कंपनी ने एक शेयर के लिए 10 रुपए कमाए हैं, तो ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर। आइए इसी अर्निंग पर शेयर को हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, अपने फाइनेंशियल्स में इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर जब आप फाइनेंशियल्स पर आएंगे दोस्तों, ये देखिए फाइनेंशियल्स हैं, यहां पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। यहां पर 14,43,233 का लॉस हुआ है इस बार, कंपनी को लॉस है। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, दिस इज अ लॉस। अब ये लॉस कितने शेयर्स पर कमाया गया है, कितने शेयर्स पर कमाया गया, इसके लिए एक बार हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पर। आप अगर नोट्स टू अकाउंट्स पर आएंगे तो नोट नंबर 2 जो हमने देखा था वो हमारे शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर आपको याद होगा नोट नंबर 2 हमारी शेयर कैपिटल को दिखा रहा था और उसका ब्रेकअप बता रहा था कि हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी हैव। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो देखिए। इस कंपनी के केस में ये है इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख रुपए की। और ये है इसके इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स, 2000 शेयर हैं, 2000 रुपए की कैपिटल है, इसका मतलब 1 रुपए का 1 शेयर है ये। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कंपनी ने 14,43,233 रुपए का लॉस कमाया है। कितने शेयर्स के लिए? 2000 शेयर्स के लिए। तो एक शेयर के लिए कितना लॉस कमाया कंपनी ने, यहां पर आप कैलकुलेट करके देखिए इसी चीज को। अगर मैं आपसे यह कहूं कंपनी ने 14,43,000 रुपीस का लॉस अर्न किया है, कितने शेयर्स के लिए? 2000 शेयर्स के लिए। तो एक शेयर के लिए कितना लॉस अर्न किया कंपनी ने? तो सर एक शेयर के लिए कंपनी ने 722 रुपए का राउंड ऑफ करते हुए लॉस अर्न किया। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा फ्रैक्शंस में लेके आऊं तो 721.62 रुपीस का लॉस कंपनी को हुआ है फॉर एवरी शेयर। सो ये आपका यहां पर ईपीएस कैलकुलेट हुआ है, बेसिक ईपीएस दैट इज द 721.62 रुपीस। दोस्तों लेकिन इस चीज को जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि लिया आपने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से। इसके लिए भी एक प्रॉपर नोट बनेगा आपका। अब वो प्रॉपर नोट आप देखिए ऑल नोट्स में जब आप नीचे आएंगे तो नोट नंबर 25 जो है, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्किप किया था, ये कहते हुए कि हम इसको जब अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहां कवर करेंगे। तो यहां पर आप देखिए दिस इज योर अर्निंग पर शेयर की वर्किंग। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक इक्विटी, बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर में सबसे पहले आपके सामने है लॉस या प्रॉफिट एज द केस में भी। अब यहां पर आप लिंकिंग चेक करेंगे तो इट इज लिंक विद योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 14,43,000 का आपको लॉस पी&एल में आ रहा था, ये वहां से उठ के आ गया। फिर यहां पर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग में आपके पास कितने शेयर्स थे? यहां पर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिरी में कितने शेयर हो गए। फिर यहां पर आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ये वेटेड एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर तो ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा। एंड इफ देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग में जितने शेयर्स थे क्लोजिंग में भी उतने ही शेयर हैं, देन नथिंग विल बी चेंज, तो वेटेड एवरेज भी आपका उतना ही आएगा।
इफ देयर इज अ चेंज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि सर वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया कैसे जाएगा? तो इस क्वेश्चन को 10-15 मिनट के लिए होल्ड रखते हैं। आई विल लेट यू नो कि वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना कैसे होता है इफ देयर इज अ चेंज इन द इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, साल के पहले दिन जितने थे क्लोजिंग में भी उतने ही है, देन नो वेटेड एवरेज टू बी कैलकुलेटेड, सेम अमाउंट आएगा जो आपका ओपनिंग है या जो आपका क्लोजिंग है। एंड इफ देयर इज अ मूवमेंट इन द नंबर ऑफ शेयर, ओपनिंग में अलग नंबर था, क्लोजिंग में अलग नंबर हो गया, क्यों अलग हो गया? दो कारण हो सकते हैं, या तो सर कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिए या कंपनी ने नए शेयर्स इशू कर दिए। तो ऐसे में ओपनिंग एंड क्लोजिंग में चेंज, एंड वंस अ क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस चेंज, आपका वेटेड एवरेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस केस में कंपनी के पास शुरुआत में भी 2000 शेयर थे, आखिरी में भी 2000 शेयर हैं, देन नथिंग इज टू बी चेंज, वेटेड एवरेज आपका 2000 ही आएगा। फिर यहां पर आपको लिखनी है फेस वैल्यू पर शेयर, दैट कम्स टू बी 1 रुपी। 1 रुपी का शेयर मैंने आपको बताया, और यहां पर आप फिर कैलकुलेट कर देंगे फाइनली आपका अर्निंग पर शेयर, एंड इसके लिए जो आप फॉर्मूला देंगे दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी आपका प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पर जब मैं एक्सेल में आपको फॉर्मूला बता रहा था, वहां पर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंड द चेंज जो आप करेंगे वो होगा ये दोस्तों, कि यहां पर जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर लिखा हुआ है, लेट्स चेंज इट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आप वेटेड ले लेंगे। तो इसको मैं एक काम करता हूं, यहां से चेंज करके यहां लिख देता हूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने पहले क्लोजिंग क्यों लिखा था? क्योंकि उसका कारण समझ गए, क्योंकि अगर कंपनी के केस में साल के शुरुआत के नंबर ऑफ शेयर और साल के आखिरी के नंबर ऑफ शेयर सेम है, इसका मतलब देयर इज नो इश्यू ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर एंड देयर इज नो बायबैक ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑब्वियसली वेटेड एवरेज सेम आएगा। तो ऐसे में चाहे आप क्लोजिंग से डिवाइड करें, चाहे आप ओपनिंग से डिवाइड करें, चाहे आप वेटेड से डिवाइड करें, द रिजल्ट वुड बी सेम। लेकिन अगर कंपनी ने इशू करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, इफ देयर इज अ मूवमेंट इन द शेयर्स, देन डेफिनेटली वेटेड एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये आपका अर्निंग पर शेयर इस तरह से आप निकालेंगे। आई होप आपको अर्निंग पर शेयर क्लियर हो गया होगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो वेटेड एवरेज है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पर वेटेड एवरेज यूज करना है। वेटेड एवरेज कहिए या एवरेज कहिए, बात एक ही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओपनिंग में कितने थे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्लोजिंग में कितने हैं, दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब आप उसको एवरेज कर लेंगे तो वो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास कंपनी में शुरुआत में 2000 शेयर थे, ये दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, ये मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस है आपका। एंड सेम टाइम कंपनी जब क्लोज हुई, क्लोज का मतलब 31 मार्च 2023-22 वट एवर द ईयर इज, वहां पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 5000। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग शेयर, नंबर ऑफ क्लोजिंग शेयर्स ऑफ इक्विटी। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, 2000 डिवाइड करें या 5000 डिवाइड करें, ना 2000 ना 5000, यहां आपको करना है सिंपल इसको एवरेज। तो एवरेज कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे 2000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज। तो इसमें 2000 प्लस 5000, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 7000। 7000 को जब आप डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट कम्स टू बी 3500। तो ये है आपका वेटेड एवरेज या एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी आपने अर्निंग कमाई है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 3500, वो आपका वेटेड एवरेज या एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहलाएगा। और जब आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो आप इस वेटेड एवरेज को वहां पर कंसीडर करेंगे। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेम, देन नो नीड टू वरी, आपका वेटेड एवरेज सेम आएगा। अगर चेंज हुआ है तो आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला,
एंड आपको अर्निंग पर शेयर निकालते समय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को, ताकि आपका अर्निंग पर शेयर आपका कैलकुलेट हो जाए। आई होप हम यहां तक क्लियर हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड एस्पेक्ट की, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है, विच इज द सेकेंड फेज, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होती है इसको समझते हैं पहले। देखिए अच्छा डाइल्यूटेड का मतलब मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा, फिर इसके बाद मैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। डाइल्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज को हल्का कर देना, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज में से कुछ निकाल देना। या डाइल्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट कर देना, डाइल्यूट कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना ये चीज बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब है बहुत पतली है, बहुत कम है, बहुत हल्की है, या इसमें कुछ मिला हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड। एंड द सेम केस इज विद अर्निंग पर शेयर ऑल्सो। तो जब आप अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो आपको वहां पर एक अर्निंग पर शेयर और कैलकुलेट करके देनी होती है, विच इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो अर्निंग पर शेयर है ये दो तरह की होती है, एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। हमने अभी जो एक्सप्लेन की है, मैंने जो अभी आपको समझाई है, दैट इज द अर्निंग पर शेयर। नाउ आई एम बेसिक अर्निंग पर शेयर, नाउ आई एम गोइंग टू द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है ये क्या चीज है ये समझते हैं। ध्यान से समझिएगा एक चीज, आपने सुना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं सर कंपनी के इक्विटी शेयर्स, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो एक हो गए आपके इक्विटी और एक दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल इन व्हाट? कन्वर्टेबल इन इक्विटी। आपने सुना होगा कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर विच विल बी कन्वर्टेड और विच मे बी कन्वर्टेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनटू इक्विटी शेयर्स। एंड कुछ होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जिसका मतलब कि वो प्रेफरेंस की तरह से इशू किए जाएंगे और वो कभी इक्विटी नहीं बनेंगे। अब ये बात बताने वाली नहीं है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस में क्या फर्क होता है, ये आपको पहले से मालूम हो गया आई बिलीव। इक्विटी मतलब वो जो कंपनी के बिल्कुल एट द एंड मालिक हैं, बिल्कुल मालिक है, मतलब कंपनी जब भी बंद होगी, कंपनी में जब भी पैसा बटेगा तो इन्हें सबसे बाद में मिलेगा। और प्रेफरेंस वो जो कंपनी के मालिक तो हैं विद सम प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किस चीज की? प्रेफरेंस डिविडेंड की, प्रेफरेंस डिविडेंड को पहले रिसीव करने की। प्रेफरेंस किसकी? जब कंपनी बंद होगी तो इनको पैसा पहले मिलेगा, प्रेफरेंस इस चीज की। तो कंपनी में जो शेयर्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे, ईदर इक्विटी और प्रेफरेंस। जो इक्विटी है वो तो इक्विटी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो प्रेफरेंस है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब है वो प्रेफरेंस शेयर जो एक समय के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे या उनके पास ऑप्शन है कन्वर्ट होने का, उनके पास ऑप्शन है कन्वर्ट होने का। और नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर वो जो बेचारे कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रेफरेंस की तरह से आए थे और प्रेफरेंस की तरह से ही चले जाएंगे। तो ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ये एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए खतरा है। खतरा क्या है वो समझिए। आज कंपनी 1 लाख रुपए की अर्निंग कमा रही है और कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 10,000 हैं। कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 10,000 हैं। तो 10,000 जो शेयर हैं वो ये देख रहे हैं कि कंपनी ने मेरे लिए 1 लाख रुपए कमाए। 10,000 शेयर ये देख रहे हैं कंपनी ने मेरे लिए 1 लाख रुपए कमाए। अब इन 10,000 शेयर में सेंध लगाने के लिए, बीच में टाका मारने के लिए
वो प्रेफरेंस शेयर इन्हें देख रहे हैं जिनके पास राइट है कन्वर्ट होने का इनटू इक्विटी शेयर। इसका मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास ये अधिकार है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी तो इनमें हिस्सेदारी लेने आएंगे। जब ये 10,000 इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को देख रहे थे कि ये हमारे लिए कमाया गया है, तो बगल में से प्रेफरेंस शेयर चिल्लाकर बोले, अरे भाई साहब ये अकेले आपके लिए नहीं कमाया गया है, अभी हम भी हैं, हमें राइट है कन्वर्ट होने का। और अगर हम कन्वर्ट हो गए, अगर हम कन्वर्ट हो गए तो आप जो 10,000 शेयर हो वो क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। आप जो 10,000 शेयर हो वो क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। क्योंकि देखो ना, आपके पास इक्विटी शेयर है 10,000, साथ में 2,000 शेयर ऐसे हैं जो प्रेफरेंस हैं, जो प्रेफरेंस हैं, लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है। तो वो क्या कह रहे हैं आपको, अरे आप 10,000 शेयर देखकर खुश मत हो, अगर हम आपके अंदर आ गए, अगर हम कन्वर्ट हो गए, अगर हम भी कन्वर्ट हो गए तो यू विल बिकम 12,000। आप क्या बन जाएंगे, 12,000 शेयर बन जाएंगे। और अब आपने जो 1 लाख रुपए कमाए हैं वो 10,000 शेयर्स के लिए थोड़े ही कमाए हैं, वो तो आपने 12,000 शेयर्स के लिए कमाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि सर मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे, अगर मैं केवल इक्विटी को देखूं तो मैंने 10,000 शेयर्स के लिए कमाए थे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और अपना स्कोप वाइड करके देखूं, मतलब कह सकता हूं इन अ वर्स्ट सिनेरियो, अगर वो प्रेफरेंस वाले भी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएं जिनको अधिकार है कन्वर्ट होने का, या जिनको बोल रखा है कि आप कन्वर्ट हो सकते हैं, या जिनको बोल रखा है कि आप कन्वर्ट हो जाइए, या जो कन्वर्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी अर्निंग्स को खाएंगे। इसका मतलब जो आप 10 रुपए कमा रहे थे पहले हर एक शेयर के लिए, वो कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट हो गया, क्योंकि अब आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग विल बी डिवाइडेड बाय नॉट द 10,000, रादर इट विल बी डिवाइडेड बाय 12,000। तो ये आपके डिवाइड किए जाएंगे इक्विटी शेयर से प्लस वो शेयर्स जो प्रेफरेंस वाले हैं बट कन्वर्टेबल हैं, वो शेयर्स जो प्रेफरेंस वाले हैं बट कन्वर्टेबल हैं। तो यहां पर 10,000 शेयर तो आपके इक्विटी के हो गए, प्लस 2,000 शेयर आपके प्रेफरेंस वाले हो गए विच इज कन्वर्टेबल ओनली। ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है, कन्वर्टेबल शेयर्स ही पकड़ने हैं, कहीं आप सारे प्रेफरेंस पकड़ लो, वो प्रेफरेंस नहीं पकड़ना विच इज नॉन कन्वर्टेबल, ओनली दोस प्रेफरेंस विच आर कन्वर्टेबल। तो जब आप यहां पर 12,000 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग कम हो गई है पर शेयर, क्योंकि अब यहां पर 1 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 12,000 एंड योर अर्निंग पर शेयर मींस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विल बी 8.33। तो जो पहले आप 10 रुपए कमा रहे थे एक शेयर के लिए, वहीं आप अब कहेंगे कि मैं 8.33 रुपए 8.33 कमा रहा हूं फॉर ईच एंड एवरी वन शेयर, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं या बताऊं तो उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सो सिंपल, यही पूरा फॉर्मूला रहेगा। बस यहां पर अब जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपने लिए हैं इसमें प्लस हो जाएंगे कन्वर्टेबल शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। कन्वर्टेबल शेयर्स लिख लीजिए, ड्यूरिंग द ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसे शेयर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर के अंदर पोटेंशियली, मतलब जो आपको लगते हैं कि इतने शेयर्स मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी, वो कहीं ना कहीं आपका हिस्सा खाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स को शेयर करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स को रिड्यूस करेंगे। तो जब वो आपके हिस्से को रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब आपका हिस्सा डाइल्यूट हो रहा है, हल्का हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब इसी चीज को एक बार फाइनेंशियल्स में देख लेते हैं इनकॉर्पोरेट करके। सो यहां पर आप नोट नंबर 25 जब देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर में बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों कैलकुलेट होंगे।
बेसिक अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होगा। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर और देख लीजिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अगेन यहां पर सेम फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले आपका प्रॉफिट या लॉस ले लिया जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर ऑल डिविडेंड्स, जो आपने प्रेफरेंस के डिविडेंड दे दिए होंगे, दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो लिया जाएगा। देन उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ एवरेज इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, और साथ में इसमें वो कन्वर्टेबल शेयर भी ऐड कर दिए जाएंगे। हालांकि इस फाइनेंशियल में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि ये जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाए गए हैं उस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, और जब प्रेफरेंस है ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो कोई डाइल्यूटेड का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो जो आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर है दैट विल सेम एज डाइल्यूटेड ईपीएस। तो अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस है, और प्रेफरेंस भी कौन सा वाला, कन्वर्टेबल, तो ही ईपीएस और डीपीएस अलग अलग आएंगे, डीईपीएस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अलग अलग आएंगे। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस है ही नहीं, जब प्रेफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब कोई कन्वर्जन होनी नहीं है, और जब कन्वर्जन होनी नहीं है तो मतलब ही नहीं बनता कि आपका बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस अलग अलग आ जाए, फिर तो सेम ही आना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेम 14,43,233 का लॉस लिया गया, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स लिए गए, फेस वैल्यू ₹1 है, एंड आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अगेन विल बी द सेम। तो जो आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो बिल्कुल आपके डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बराबर ही आएगा, इसमें आपको कभी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, तो जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, वहां पर आपको अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अलग अलग देखने को मिल सकती हैं, अदरवाइज आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो ये आपका नोट नंबर 25 रहता है अर्निंग पर शेयर को लेकर। सेम वेज जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेस देखते हैं यहां पर, तो आपको जो भी आपकी अर्निंग आपने कमाई है आफ्टर टैक्स, उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अर्निंग पर शेयर की, बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और उसके नीचे आपको दिखानी होती है फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर विच इज ₹1। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट ईयर कंपनी को ₹1483 का प्रॉफिट था, एंड अगेन ये जो ₹1483 का प्रॉफिट है, ₹1483 का प्रॉफिट है, दैट इज अगेन ऑन द 2000 शेयर्स। तो एक शेयर पर कंपनी ने कमाया था ₹0.74 पर शेयर, तो कंपनी ने ₹0.74 कमाए थे पर शेयर, और क्योंकि कंपनी के पास कोई प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो यही आपके लिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी बन जाती है। तो इस तरह से आप यहां पर अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ईपीएस एंड डीईपीएस कैलकुलेट किया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो एंड कनेक्ट मी, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कशन करूंगा मैं टैक्सेस को लेकर। नेक्स्ट सेशन हमारा थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, रीजन इज उसमें मैं आपको करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, आपको इनकम टैक्स की कुछ बातें और बतानी है, आपको एमएटी के प्रोविजंस बताने हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, फिर साथ में आपको टैक्स के रेट्स बताने हैं, साथ में फिर आपको डेफर टैक्स तो खैर हम अगली क्लास में नहीं टच करेंगे, वो जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे उसमें टच करेंगे। आपको रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो समझाना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम अगला सेशन पूरा डिजाइन करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखता हूं, आपसे मुलाकात करूंगा फिर नेक्स्ट सेशन में, जो कि मेरा थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा चीजें कवर हम करेंगे टेक्निकली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करता हूं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।